हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स 11th ऑफ मार्च। आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों से गुजारिश रहेगी मेरे भाई, इस वीडियो के अंत तक आप लोग जुड़े रहिएगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट हम लोगों ने एमसीक्यूज करने थे, ठीक है, कल की इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर वो करेंगे, प्लस आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का। एक मिनट, 1 मिनट मेरे भाई। चल जा भैया, चल जा चल जा चल जा। आगे बढ़ते हैं। यस, आज का कोड भी काफी बढ़िया है। हार्ड वर्क टुडे मीन सक्सेस टुमारो। यार देखो दोस्त, ये आपको मुझे बेहतर तरीके से पता है कि हम जो आज करते हैं ना, उसी को कल बैठ के हम लोग खाते हैं। ठीक है, जो भी आज हम करते हैं अच्छा करेंगे तो आगे चल के बेहतर होगा। ठीक है, लापरवाही करेंगे तो आगे चल के थोड़ा ज्यादा संघर्ष होगा मेरे भाई। अभी थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो हो सकता है कल जो संघर्ष करना पड़े, संघर्ष तो करना है, जीवन का नाम ही संघर्ष है, तो थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो लाइफ को हमें थोड़ा समझने की जरूरत है, समझ लेंगे तो बेहतर होगा। और जितना जल्दी समझेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि समय मेरे दोस्त इस तरीके से निकलता है जैसे हाथ से रेत निकलता है। ठीक है, और आपको इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्डवर्क मतलब ये है कि आपको एक बार कड़ी मेहनत से होकर गुजरना पड़ेगा, किसी भी काम को करना है आपको अपना 100% देना होगा। और आप अपना जो 100% दे रहे हैं, हो सकता है सामने जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसके लिए वो 50, 60, 70% हो। तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि मुझे अपने 100% को और बढ़ाना होगा। जो मैं अपना 100% दे रहा हूँ उसको और बढ़ाने की जरूरत है, और फाइट मारने की जरूरत है, और एफर्ट्स करने की जरूरत है। मैं मेरे दोस्त अगर 1 किलोमीटर दौड़ पा रहा हूँ कुछ 1 मिनट में, और मुझे अगर रेस जीतनी है तो मुझे वो मिनट कम करने पड़ेंगे और सेकंड्स में लाना पड़ेगा मुझे वो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हार्डवर्क का ना कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं है। और अगर जीतना चाहते हो ना मेरे दोस्तों, पहले यहां से जीतना सीखो। और यहां से जीतने के लिए जरूरी है तैयारी बेहतर करना सीखो। और तैयारी के लिए मेरे दोस्त प्रयास 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 बेहतर करना सीखो। हार्डवर्क टुडे मीन सक्सेस टुमारो, ये तो सिंपल सी बात है। आज मेहनत कर ली तो कल तो बैठ के मेरे दोस्त मजे होने ही है। ठीक है, और बाकी ऊपर वाले का नाम लेते रहो, राधे राधे करते रहो, जय श्री राधे करते रहो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके, अच्छा पहले सवाल से पहले एक और बात बता देता हूँ। कल से हम लोगों का ये सुदर्शन बैच शुरू हो चुका है, तो जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने इसमें एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है भाई, पहली क्लास हो चुकी है, जाकर आप एडमिशन ले लीजिए। आप सुदर्शन बैच में अलग से एडमिशन ले सकते हैं, यू हैव टू पे 700। ओके, आप वॉरियर प्रो में लेंगे 1420। फायदा बस वॉरियर प्रो का ये कि 24 महीने के लिए रहेगा, और इसमें आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, मंथली मेरे दोस्त करंट अफेयर्स टेस्ट, प्लस इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू बैच, बहुत सारी चीजें आपको 5 बैचेस और प्लस टेस्ट इसमें आपको मिलता है। ओके, ये सब आपका बैंक महापैक का भी पार्ट है। अलग से आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, ये वाला, ये भी आपको 199 का मिल रहा है। कोड सभी के लिए बेटा Y168। ओके, पहला सवाल देखिएगा। फर्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर 5 years। मैंने कल रात एक सेशन लिया था बजट का, जिसमें मैंने 50 MCQs कराए थे। बहुत बढ़िया मेरे भाई, राइट आंसर बनेगा विकास कौशल। ओके, अब जरा कुछ एक अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। जैसे कि एक है हीरो, हीरो मोटो कॉर्प। ओके, हीरो मोटो कॉर्प है, इसके जो CEO बने हैं, CEO, इनका नाम है विक्रम, विक्रम कास बेकर। ओके, विक्रम कास बेकर, GSMA बोर्ड। इसमें जो एक्टिंग चेयर बने मेरे भाई, वो है गोपाल विट्टल, गोपाल विट्टल, BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसमें जो डायरेक्टर जनरल बने हैं वो है राजेश निर्वाण, राजेश निर्वाण। ओके,
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं वो है ज्ञानेश कुमार। जो एक इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं वो है विवेक जोशी। ओके, विवेक जोशी मेरे भाई। एक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जो इसके सीईओ बने हैं, सीईओ वो है पीडी सिंह मेरे भाई। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के जो सीईओ है ये है सलीला पांडे। ओके, सलीला पांडे मेरे भाई, एसबीआई कार्ड सीईओ। ओके, एक है विप्रो कंसल्टिंग के जो मैनेजिंग पार्टनर बने हैं, ग्लोबल हेड बने हैं, इनका नाम है अमित कुमार। क्या नाम है मेरे भाई? अमित कुमार। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई, इसके अभी जो प्रेसिडेंट बनाए गए, इनका नाम है चरणजोत सिंह नंदा मेरे भाई। आगे देखना, हु हैज बीन अपॉइंटेड फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेडरल बैंक का फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये विद्या बालन है, जिनको की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अलावा 2025 आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके ब्रांड एम्बेसडर टोटल 4, शिखर धवन, सरफराज अहमद, ओके, टिम साउदी एंड शेन वॉटसन। ये 4 नाम याद रखना। ओके, कौन कौन से 4 नाम हो गए मेरे भाई? सरफराज अहमद पाकिस्तान, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया, टिम साउदी न्यूजीलैंड एंड शिखर धवन इंडिया। अभी दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली का नया सीएम कौन? रेखा गुप्ता। ओके, रेखा गुप्ता दिल्ली की किस नंबर की मुख्यमंत्री है? 9th नंबर की। महिला के तौर पे ये 4th वीमेन चीफ मिनिस्टर है। कहां से ये एमएलए है? तो शालीमार बाग से एमएलए मेरे भाई, शालीमार बाग, यहां से ये एमएलए है दोस्त। एक और याद रखना, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ओके, जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है इसका अभी एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, एडमिनिस्ट्रेटर ये कौन अपॉइंट किया गया? एडमिनिस्ट्रेटर कौन अपॉइंट किया गया? श्रीकांत मेरे भाई। एक है नवी ग्रुप, इसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसको बनाया गया है? सचिन बंसल को। ओके, सचिन बंसल को। एक है नवी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ओके, इसके जो सीईओ बने, सीईओ उनका नाम है राजीव नरेश। ओके, राजीव नरेश। एक है नवी फिनसर्व लिमिटेड मेरे भाई, इसके सीईओ कौन है? अभिषेक द्विवेदी मेरे भाई। अगला देखिएगा, who has been reappointed as a MD and CEO of IndusInd Bank। IndusInd Bank के MD and CEO 1 साल के लिए कौन फिर से अपॉइंट किए गए? तो ये सुमंत कथपालिया। ओके, सुमंत कथपालिया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे देश में किसको अपॉइंट किया गया मेरे भाई? मार्च 2027 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। ओके, एलआईसी के एमडी के तौर पे 2 नाम का रिकमेंडेशन रहा है एफएसआईबी की तरफ से, एफएसआईबी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो की तरफ से। ओके, अब वो 2 नाम कौन से? एक नाम है दिनेश पंत और एक नाम है रत्नाकर पटनायक मेरे भाई। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके, इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए 14th नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो है शक्तिकांत दास साहब, जो कि
25th आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। ओके, 25th। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी में एक नाम है पीके मिश्रा जी का भी, तो अभी वर्तमान में तो एक पीके मिश्रा है और एक शक्तिकांत दास है। ओके, एक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे 1 साल का एक्सटेंशन किसको दिया गया है? राजीव सिंह रघुवंशी को। ओके, राजीव सिंह रघुवंशी को मेरे भाई। एक है नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ के तौर पे किसको फिर से कार्यकाल जिसका बढ़ाया गया 1 साल के लिए? बीबीआर सुब्रमण्यम मेरे भाई, बीबीआर सुब्रमण्यम। ओके, एक संस्था इसका नाम है रतन टाटा, रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन। इसके चेयरमैन कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। ओके, एन चंद्रशेखरन, इनको अभी चेयरमैन बनाया गया रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का। ओके, एक है सेबी मेरे भाई, सेबी, सेबी के चेयरमैन कौन बने हैं? तुहिन कांत पांडे। ओके, तुहिन कांत पांडे माधवी पुरी बुच जी की जगह पे बने हैं। तुहिन कांत पांडे 11th नंबर के सेबी के चेयरपर्सन है मेरे भाई, और 3 साल का इनका 3 ईयर का ये टर्म रहेगा, 3 ईयर का टर्म इनका ये रहने वाला है। ठीक है, अगला देखना, who has been appointed as a convener, okay, of GOM on revenue mobilization in case of natural calamity or disaster by the GST Council। तो GST काउंसिल के द्वारा अभी नेचुरल क्लैमिटी और डिजास्टर के केस में रेवेन्यू मोबिलाइजेशन को लेकर एक पैनल बनाया गया है। उस पैनल की बात करें, उस GOM की बात करें, तो उसके लिए यहां पर अध्यक्ष कौन है या उसको हेड कौन कर रहा है? उस पैनल को हेड कौन कर रहा है? तो राइट आंसर बनेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1, सुरेश खन्ना। ओके, सुरेश खन्ना मेरे दोस्त, आई होप ये करेक्ट हो, सुरेश खन्ना। ठीक है, चैट में तो अभी ए के साथ ही जा रहे, ए ए ए ए ए ए, ए। चलिए, बहुत बड़े खन्ना साहब। अब जरा देखना कुछ एक पैनल जो अभी अपॉइंट किए गए, राधे राधे, जय श्री राधे राधा श्याम राठो। ओके, राधा श्याम राठो, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। ओके, उस कमेटी का काम क्या है? उस कमेटी का काम है टू रिव्यू ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है उसकी टाइमिंग जो है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट की, उसको रिव्यू करने के लिए राधा श्याम राठो साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। एक कमेटी बनी है दिनेश कुमार खरा साहब की अध्यक्षता में। उस कमेटी का काम क्या है? जो एक इंश्योरेंस एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, इस एक्ट में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं मेरे भाई? अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं। उन अमेंडमेंट्स को रिव्यू करने के लिए एक पैनल बनाया गया है। यह पैनल इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया इंश्योरेंस एक्ट में अमेंडमेंट को रिव्यू करने के लिए। जैसे जो एफडीआई की लिमिट है वो 74% से 100% करने की इसमें बात की गई है। ओके, एक है वीके पॉल साहब, वीके पॉल साहब की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनाई गई है। उसका काम क्या है कि जो एम्स दिल्ली है, एम्स दिल्ली को इनको टॉप मेडिकल रिसर्च एंड प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन के तौर पर तैयार करना है। टॉप मेडिकल रिसर्च एंड प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट के तौर पर तैयार करने के लिए एक पैनल बनाया गया है। वो रोड मैप बताएगा, और वो पैनल के हेड कौन है? वीके पॉल साहब, जो कि नीति आयोग के मेंबर है मेरे भाई, नीति आयोग के मेंबर। एक है राजेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह साहब डिफेंस सेक्रेटरी है। ओके, रक्षा सचिव है, डिफेंस सेक्रेटरी है, और इनकी अध्यक्षता में अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक पैनल बनाया है। उस पैनल का काम है कि जो एक विमान है जिसका नाम है तेजस MK-1A। ओके, तो तेजस MK-1A की डिलीवरी को तेज करने के लिए एक पैनल बनाया गया है मेरे भाई, और उसको हेड कर रहे राजेश कुमार सिंह। ओके, देन आई होप मेरे दोस्त क्लियर होगा इतना। अगले सवाल पे आते हैं।
ठीक है। हु इज द हेड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड जीओएम ऑन एनालिसिस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम जीएसटी। तो जीएसटी से तो जो रेवेन्यू है उसके एनालिसिस को लेकर भी एक पैनल बनाया गया है मेरे दोस्त, और उस पैनल के हेड कौन है? इस पैनल के हेड है प्रमोद सावंत। ओके, अच्छा एक और याद रख लेना, मधुकांत मधुकांत पाठक। ओके, अब ये जो मधुकांत पाठक है ये क्या बने असल में, जो आईओए है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उसने अभी एक 5 मेंबर की एडॉक कमेटी बनाई है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कराने थे इसको वो टाइमली नहीं करा पाया। ओके, इसको फरवरी में इलेक्शन कराने थे बट इलेक्शन कराने में ये फेल रहा था। तो मधुकांत पटनायक साहब हैं, अब वो यहां पर ये पूरा इलेक्शन देखें, कामकाज देखने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अक्सर हम लोग कमिटीज वगैरह में स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्किप कर देते हैं, तो इस पे जरा गौर फरमाइएगा। आईओए ने एक एडॉक कमिटी सेटअप करी है जो बॉक्सिंग अफेयर इंडिया में उनको देखने के लिए, जब बीएफआई फेल हो गया था इलेक्शन होल्ड कराने पे, इलेक्शन कराने पे ऑन टाइम, उसके बाद ये फिर आईओए ने ये डिसीजन लिया था कि हम एक टेम्परेरी कमेटी बनाती है जो भारत में तब तक बॉक्सिंग अफेयर को, मेरे भाई, बॉक्सिंग के कामकाज को देख पाएंगे। ओके, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ कोलेट्रल प्री डिजिटल एसएमई लोन प्रोडक्ट लॉन्च बाय एसबीआई फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर। वीमेन एंटरप्रेन्योर के लिए जो एसबीआई ने अभी एक ये लॉन्च किया है, प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है मेरे भाई? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, एसबीआई अस्मिता। ओके, अब जरा कुछ एक न्यूज में देख लेते, बैंक रहे थे जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक। ओके, एयरटेल पेमेंट बैंक, जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2025 में एक टीम है, इसका नाम है कर्नाटक बुलडोजर। ओके, और कर्नाटक बुलडोजर के लिए वो को स्पॉन्सर बन गया, को स्पॉन्सर। ओके, एक बार फिर सुनना, एयरटेल पेमेंट बैंक जो ये सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग है इसमें कर्नाटक बुलडोजर के लिए को स्पॉन्सर बन गया है। फाइन, एक बैंक है इसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी एक पार्टनरशिप करी है टीपीआरईएल के साथ। टीपीआरईएल क्या है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ। किस चीज के लिए? सोलर फाइनेंसिंग के लिए। ओके, रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए, सोलर फाइनेंसिंग के लिए। ओके, अभी एक कोलैबोरेशन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो Q3 का रिजल्ट आया था, Q3 का रिजल्ट आया था, वो क्या रहा था भाई? इसको नेट प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट कितने का हुआ था? 16,891 करोड़ रुपए का, 16,891 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रहा था। डन। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक ने अभी एक सुविधा दी है, क्या सुविधा दी है? इसने कहा है कि जो भी नॉन एक्सिस अकाउंट्स है, ओके, आप वहां से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करके एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। आप एफडी ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट प्राइवेट बैंक है जिसने की इस सुविधा को इनेबल किया है अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए, के अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए मेरे भाई। अभी एक बैंक और न्यूज में रहा था, इसका नाम है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक ने अभी 300 मिलियन यूएस डॉलर दिए एक देश को मेरे भाई, और उस देश का नाम क्या? वियतनाम। ओके, वियतनाम को 300 मिलियन यूएस डॉलर दिए गए। किस चीज के लिए दिए गए? कि भाई तू बोट खरीद ले, तू बोट खरीद ले, और जो पेट्रोल वेसल्स है मेरे भाई उसको तू खरीद ले। तो पेट्रोल वेसल्स को, बोट को खरीदने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने 300 मिलियन यूएस डॉलर यहां पर किसको दे दिया? वियतनाम को मेरे भाई। ओके, वियतनाम को। अगला देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेटिनम डेबिट कार्ड लॉन्च बाय एसबीआई फॉर वीमेन। वीमेन के लिए एसबीआई के द्वारा जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है मेरे भाई? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर 3 मेरे भाई, नारी शक्ति। ओके, नारी शक्ति। अभी एक और बैंक न्यूज में रहा था, ये बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपनी आईएफएससी बैंकिंग यूनिट ओपन कर रहा है, कहां पर? गिफ्ट सिटी में मेरे भाई। ओके, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईबीयू, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट। कहां पर ओपन कर रहा है? गिफ्ट सिटी मेरे भाई, गिफ्ट सिटी गांधीनगर। और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पहली इंटरनेशनल ब्रांच होगी जो कि ऑफशोर बैंकिंग ऑपरेशन कंडक्ट करेगा इंडिया से मेरे भाई, पहली ये ब्रांच होगी। एक बैंक है कर्नाटका बैंक।
कर्नाटका बैंक। इसने भी अभी दो इनिशिएटिव लिए थे। एक इसने केबीएल स्त्री करके अकाउंट लॉन्च किया था, स्त्री। और ये जो स्त्री है ना, ये भी वीमेन के लिए, ये एक सेविंग अकाउंट है महिलाओं के लिए, सेविंग अकाउंट फॉर वीमेन। ओके। और एक इसने इनिशिएटिव लिया था वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम, वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। ओके। तो जो वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम है उसमें क्या होगा कि फैमिली मेंबर्स को एक ही आईडी के साथ लिंक किया जाएगा मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। एक साउथ इंडियन बैंक है, इसने भी लॉन्च किया था क्विक पीएल, QUICKPL। ओके। क्विक पीएल क्या है? बेसिकली एक डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल पर्सनल लोन एक प्लेटफॉर्म है मेरे भाई, क्विक पीएल। ये साउथ इंडियन बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी फेडरल बैंक ने भी कुछ किया है। फेडरल बैंक ने वैसे तो विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फेडरल बैंक ने एक अभी एनआरई सेविंग अकाउंट वेरिएंट है वो लॉन्च किया था मेरे भाई। बात समझ में आई? फेडरल बैंक ने एनआरई, इसका नाम है प्रॉस्पेरा। क्या नाम है दोस्त? प्रॉस्पेरा। प्रॉस्पेरा यहां पर इसका नाम याद रखना, ठीक है। एक बैंक ऑफ बड़ौदा भी न्यूज में रहा था, उसका रीजन था बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी लॉयल्टी और कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। और ये सीबीडीसी बेस्ड है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक सीबीडीसी बेस्ड, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड लॉयल्टी एंड कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसके लिए मेरे भाई? मर्चेंट के लिए यहां पर लॉन्च किया गया है। ओके। एक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ एक पार्टनरशिप करी है। अब इसका पर्पस क्या है? ये ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है और इसका एक इनिशिएटिव है इसके तहत, इसका नाम है पाइनियर। ओके। इनिशिएटिव का नाम क्या है मेरे भाई? पाइनियर बैंकिंग प्रोग्राम। ओके। पाइनियर बैंकिंग प्रोग्राम। अगला देखिएगा, वो कौन सा बैंक है जिसने स्पेशलाइज सेविंग अकाउंट लॉन्च किया वीमेन एनआरआई के लिए और फर्स्ट इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है इस प्रोडक्ट को ऑफर करने वाला मेरे भाई, इस प्रोडक्ट को ऑफर करने वाला। तो यहां पर आंसर बनता ऑप्शन नंबर 1 मेरे भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा। अब जरा जैसे याद रखना, अभी एक और बैंक रहा था सिटी यूनियन बैंक। ओके। ये न्यूज में रहा था। जो सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड है, इसने क्या किया है? इसने भी एक पार्टनरशिप करी है सीएसके के साथ। ओके। धोनी के साथ करी है, सीएसके के साथ करी। पर्पस क्या है? इन्होंने अभी एक CUB CSK क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ओके। सिटी यूनियन बैंक ने चेन्नई सुपर किंग के साथ मिलकर CSK CUB CSK को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड मेरे दोस्त लॉन्च किया है। ये आपका मास्टर कार्ड और रुपए पावर्ड होगा। ओके। मास्टर कार्ड एंड रुपए पावर्ड। एक IOB और है। IOB क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक है। इसने कहा है कि उसके कस्टमर्स को ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है और उसके कस्टमर क्या कर सकते हैं? डिजी लॉकर के माध्यम से जो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है मेरे भाई, वो डाउनलोड कर सकते हैं। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अब आप डिजी लॉकर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा मेरे दोस्त। और क्या याद रख सकते हैं? आरबीएल बैंक ने अभी पेटीएम के साथ एक पार्टनरशिप करी थी, ठीक है। आरबीएल बैंक पेटीएम इन दोनों ने पार्टनरशिप करी थी, ठीक है। पर्पस यही है डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को एक्सपेंड करना। पेटीएम के जो साउंड बॉक्स है, पेटीएम के जो कार्ड मशीन है, ठीक है, उसकी एक्सेस को और बढ़ाना मेरे दोस्त यहां पर उद्देश्य रहा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जियो जो पेमेंट बैंक है, इसमें जो हिस्सेदारी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की और एसबीआई की, तो जो एसबीआई की हिस्सेदारी है वो है 17.8%। ओके। और जो आपकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की हिस्सेदारी है वो 82.17% मेरे भाई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो एसबीआई कह रहा है कि भाई मैं अपनी हिस्सेदारी इसको बेच रहा हूं, अब तेरे पास 7% हिस्सेदारी हो जाएगी, मुझे बस तू 104 करोड़ रुपए दे दे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो है वो एसबीआई का जो बचा कुचा हिस्सेदारी है जियो पेमेंट बैंक में, उसे एक्वायर कर रहा है और उसके बाद ही जो जियो पेमेंट बैंक है उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगा। 104 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीदी जा रही है। कितनी हिस्सेदारी? 17.83% मेरे भाई, 17.83%। नेक्स्ट मेरे दोस्त, वो वो फर्स्ट वो बैंक कौन सा है? फर्स्ट इंडियन बैंक जिसने भी एक एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन किया है बाय इट्स IFSC बैंकिंग यूनिट, इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट, गिफ्ट सिटी से मेरे भाई। बताइए मित्रों।
राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर फिफ्थ मेरे दोस्त, एक्सिस बैंक। ओके, अब देखो जब बैंक की बात हो रही है तो मैं थोड़ा आरबीआई रिलेटेड भी कनेक्ट कर देता हूं। आरबीआई ने अभी जापान के साथ एक डील करी है जिसको हम लोग बोलते हैं बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट। ओके, बायलेटरल स्वैप अरेंजमेंट या फिर बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट। ये जो बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट हुआ है ये 75 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ है। 75 बिलियन यूएस डॉलर का ये बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट हुआ है मेरे भाई। इवन आरबीआई ने एक और अभी रिपोर्ट दी थी, 2000 का जो नोट है उसका अपडेटेड डेटा दिया है। अपडेटेड डेटा मतलब मेरे दोस्त 28 फरवरी 2025 तक का इन्होंने डेटा दिया और कहा है कि कितने के नोट अभी मार्केट से वापस आ चुके हैं। 98.1% का जो नोट है वो रिटर्न हो चुका है। अभी रेस्ट मतलब बचा हुआ कितना है, तो 6471 करोड़ रुपए का नोट अभी भी बचा हुआ है मेरे भाई। 6471 करोड़ रुपए का नोट। जब आरबीआई की बात हुई है तो इसका दोस्त जो सेबी है उसकी भी बात कर लेते हैं। सेबी ने अभी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस पोर्टल लॉन्च किया था कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए। इसका नाम है बॉन्ड सेंट्रल। ओके, बॉन्ड सेंट्रल क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पोर्टल है मेरे भाई कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए। ओके, है इंपॉर्टेंट दोस्त, है इंपॉर्टेंट। यहां से एग्जामिनर मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछ सकता है तो उसको भी जरूर याद रखना। ठीक है, आगे और क्या याद रख सकते हैं, और क्या याद रख सकते हैं। हाँ, आरबीआई ने अभी अपना फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया था, फाइनेंशियल एफएलडब्ल्यू मेरे भाई। ये जो एफएलडब्ल्यू है ये 2016 से मनाया जा रहा है, 2016 से। ईयर पूछा गया था एग्जाम में। इस साल जो एडिशन है वो 10th एडिशन है मेरे भाई। 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी में ये रहा था फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। इसकी जो थीम है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन प्रोस्पेरिटी। ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन प्रोस्पेरिटी इसका विषय रहा था, फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन प्रोस्पेरिटी। अगला देखिएगा, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे, इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पर अभी दिल्ली कैबिनेट ने कहा है कि वो मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा 2500 रुपए की। अब सवाल ये है कि ये जो दिया जाएगा वो एलिजिबल वीमेन को दिया जाएगा किस योजना के तहत मेरे भाई, किस योजना के तहत। राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 4, महिला समृद्धि योजना। ओके, महिला समृद्धि योजना। अभी एक योजना थी नोदी, ठीक है, नोदी बंधन स्कीम। ये नोदी बंधन स्कीम किसकी है, वेस्ट बंगाल की दोस्त, वेस्ट बंगाल की नोदी बंधन स्कीम। ठीक है, ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। पर्पस ये है कि जो ये कहते हैं कि जो एक एरिया है, कौन सा, रिवराइन एरियाज जो है मेरे भाई, ओके, उसको यहां पर डेवलप करने के लिए, इवन गंगा के साथ मेरे भाई जो इरोजन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया था, KASAP। ओके, करुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति। ओके, ये स्कीम किसकी है, करुण आरोग्य सुरक्षा पद्धति स्कीम। तो मेरे भाई ये केरल का एक प्रोग्राम है। ओके, केरल का एक इंटीग्रेटेड हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, करुण्य आरोग्य सुरक्षा पद्धति। ओके, इसके अलावा और भी काफी स्टेट है जो न्यूज में रहे हैं, जैसे कि मेरे दोस्त एक फेस्टिवल याद रख सकते हो, सिमोलू फेस्टिवल। ओके, सिमोलू फेस्टिवल ये आपका असम में रहा था। कहा रहा था मेरे भाई, असम में रहा था ये सिमोलू फेस्टिवल। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो दोस्त, अभी देखो एक मिजोरम न्यूज में रहा था, मिजोरम उसका रीजन था, जो ये नीति आयोग है इसने फर्स्ट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहला वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया नीति आयोग ने। कहां पर किया है, मिजोरम में किया है, मिजोरम में मेरे भाई। अभी महाराष्ट्र ने मेटा के साथ एक पार्टनरशिप की थी। ओके, महाराष्ट्र और मेटा के बीच में पार्टनरशिप हुई थी किस चीज के लिए, ये कहते हैं कि जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप, उस व्हाट्सएप के माध्यम से सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मेटा के साथ पार्टनरशिप की थी व्हाट्सएप के माध्यम से सिटीजन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। एक स्टेट है उत्तराखंड, उत्तराखंड कह रहा है कि हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, जो पुष्कर सिंह धामी है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, पुष्कर सिंह धामी, और उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जो कि 1 अप्रैल 2025 से ऑपरेशनल है, उसको हम लागू करने के लिए जा रहे हैं मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है मेरे भाई, और ये सवाल है यहां पर कि मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व टोटल मिलाकर अब कितने हैं।
टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में मेरे भाई टाइगर रिजर्व कितने हैं? मध्य प्रदेश काफी कारणों से न्यूज में रहा है, टोटल मिलाकर 9 है मेरे भाई। अब मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कौन से हैं? ठीक है, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। ओके, यही तो है, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। हाँ नहीं, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो, ये है बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। ये नेशनल पार्क है, 1 2 3 4 5 6 9। ओके, ये जरूर याद रखना, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार मेरे भाई। ओके, ये नेशनल पार्क्स हो गए। अब इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो दोस्त? और मध्य प्रदेश की एक स्कीम है, इसका नाम है लाडली, लाडली बहना योजना। ये आपकी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश ने मेरे भाई एम्स दिल्ली के साथ एक समझौता किया है, एम्स दिल्ली के साथ। ये कहते हैं जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उसको हमें कम करना है। उसके लिए मध्य प्रदेश के साथ ये पार्टनरशिप हुई है। एक है एयरपोर्ट, इसका नाम है दतिया एयरपोर्ट मेरे भाई, दतिया एयरपोर्ट। ये जो दतिया एयरपोर्ट है, इसके लिए अभी डीजीसीए से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से मेरे भाई लाइसेंस मिल गया। ओके, क्या मिल गया? लाइसेंस। ओके, अब ये जो दतिया एयरपोर्ट है, मध्य प्रदेश का 8वां पब्लिक एयरपोर्ट बन गया है, 8वां पब्लिक एयरपोर्ट। अभी हाल फिलहाल एक रीवा एयरपोर्ट को भी दिया गया था, रीवा एयरपोर्ट को मेरे भाई ओके लाइसेंस दिया गया था। एक सतना एयरपोर्ट को भी दिया गया था। तो टोटल तो 8 हो गए ना। तो सतना एयरपोर्ट और ये रीवा एयरपोर्ट, ये दोनों अभी न्यूज में ही रहे थे, ठीक है, ज्यादा समय नहीं हुआ। दतिया एक अभी फेस्टिवल रहा था मध्य प्रदेश में, इसका नाम है खजुराहो। ओके, खजुराहो डांस फेस्टिवल, दोस्त खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये आपका मध्य प्रदेश में रहा था। ठीक है, अगला देखना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र इनिशिएटिव। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र इनिशिएटिव है, उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा करेक्ट है? तो इट वॉज लॉन्च बाई यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा साहब, हेल्थ मिनिस्टर। यस, ये करेक्ट है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है सपोर्ट प्रोवाइड करना पेटेंट फाइलिंग के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेडिकल इनोवेशन, ये भी करेक्ट है। ओके, इसको लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट, यहां से, ये भी करेक्ट है। द प्रोग्राम इज डेवलप्ड सोलली बाई आईसीएमआर, यही तो गड़बड़ है। क्या ये मेरे भाई सोलली आईसीएमआर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट के बिना इसको डेवलप किया। तो आंसर इज रॉन्ग। ये जो प्रोग्राम डेवलप किया गया था नीति आयोग की गाइडेंस में किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल की पार्टनरशिप में किया गया था, और जो सपोर्ट मिला था वो मिला था डीपीआईआईटी से, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 मेरे भाई। अगला देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज विक्ट्री इन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया फाइनल में, और ये इनकी तीसरी चैंपियन ट्रॉफी टाइटल रही थी। करेक्ट है। इंडिया ने इससे पहले चैंपियन ट्रॉफी 2002 में जीती थी, तब ज्वाइंट विनर था वो श्रीलंका के साथ, ये भी करेक्ट है। 2013 में एमएस धोनी की कैप्टनसी में जीती थी, ये भी करेक्ट है। 2025 का जो एडिशन था चैंपियन ट्रॉफी का, वो आपका लॉर्ड्स इंग्लैंड में हुआ था। नहीं भैया जी, ये गलत है, लॉर्ड्स इंग्लैंड में नहीं हुआ था। कहां हुआ था मेरे भाई? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। ओके, रोहित शर्मा वाज अवार्डेड प्लेयर ऑफ द सीरीज। नो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये नहीं रहे थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं रहे थे, ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र रहे थे मेरे भाई, आरआर रचिन रविंद्र। राइट आंसर बनेगा ओनली 1 and 2, ओनली 1 and 2 मेरे भाई। ठीक है, आखिरी 7 सवाल फटाफट, फिर मेरे दोस्त आगे न्यूज पे बढ़ेंगे। इन टेनिस इंडिया का जो सिद्धांत बंतिया है और इनके जो पार्टनर है अलेक्जेंडर डोंस्की, इन्होंने एटीपी किगाली चैलेंजर टाइटल अपने नाम किया है। अब इन्होंने किनको हराकर ये टाइटल अपने नाम किया? एटीपी चैलेंजर टाइटल इन्होंने किनको हराकर किया है? तो एक तो जॉफरी को हराया था मेरे भाई, जॉफरी को। ओके, जॉफरी इज फ्रॉम फ्रांस, और अलेक्जेंडर डोंस्की, गड़बड़ हो गया, अरे नहीं, ऑप्शन नंबर पहला, ओ हो, ये रहा जॉफरी मेरे भाई, जॉफरी एंड कोलर को हराया था। ठीक है, ये जरूर याद रखना, जॉफरी एंड कोलार जेडनेक। इंडिया और आयरलैंड के बीच में अभी एक ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन बनाने को लेकर अभी समझौता हुआ है कि ये कहते हैं ट्रेड और इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए हम एक ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन बनाएंगे। ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये 2 व्यक्तियों की बातचीत के दौरान हुआ था। अब वो 2 व्यक्ति कौन है? एक तो अपने विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, तो एस जयशंकर साहब वाला ऑप्शन देखिए। तो एस जयशंकर साहब वाला पहला वाला ऑप्शन बनना है, या फिर मेरे भाई 5वां वाला बनना है? एस जयशंकर साहब के साथ जो डेप्यूटी
प्राइम मिनिस्टर या फिर आयरलैंड के फॉरेन मिनिस्टर थे मेरे भाई, उन्होंने ज्वाइन किया था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इनका नाम साइमन हैरिस, साइमन हैरिस। तो इन दोनों के बीच बातचीत हुई थी और उसके बाद ये डिसीजन यहां पर लिया गया था दोस्त। ओके, अगला सवाल, रशिया कह रहा है कि हम एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करेंगे सिक्योरिटी बेल्ट 2025, इसमें इंडियन ओशियन में करने जा रहे हैं, इसमें 2 देश और पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो है एक चाइना है और एक ईरान है। तो चाइना, ईरान, रशिया, ये तीनों एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इंडियन ओशियन में, इसका नाम है सिक्योरिटी बेल्ट। 12th एडिशन इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज का खंजर 12 का कहां पर हो रहा है मेरे भाई? वैसे तो तुम लोग इसका आंसर दे दोगे, मैंने ऑप्शन ही बड़े बेहुदा सेट किए हैं कि तुम्हारे लिए इसको अटेम्प्ट करना इजी है मेरे भाई, बट फिर भी ट्राई करो। अच्छा, ये और बता सकते हो कि किर्गिस्तान में कहां पर शुरू हुई है? किर्गिस्तान में कहां पर हो रही है? टॉक मॉक, टॉक मॉक, ओके, टॉक मॉक, टॉक मॉक, याद कर लेना मेरे भाई। टॉक मॉक किर्गिस्तान में भी कहां पर हो रही है? टॉक मॉक में। और जो पैराशूट रेजिमेंट है वो यहां पर मेरे भाई इंडिया कंटिजेंट को रिप्रेजेंट करा, पैराशूट रेजिमेंट। ओके, अगला, वो बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप कौन सा है जिसने कि वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल स्पेस बेस्ड स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट है स्कॉट, इसको कमीशन किया है? तो इसका नाम है मेरे भाई दिगंतारा। ओके, दिगंतारा। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस ये कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस ये कब मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस मेरे भाई। ओके, 1 तारीख को रहा था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 तारीख को आपका रहा था वर्ल्ड सी ग्रास डे मेरे भाई। ओके, 3 को रहा था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ओके, 5 को रहा था इंटरनेशनल डे फॉर डिजार्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। ओके, फिर 8 को रहा था इंटरनेशनल वीमेन्स डे और 10 को आ गया इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस मेरे भाई। ये 10 मार्च को मनाया गया था। ओके, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज वी रामास्वामी जी का निधन हो गया, अभी हाल फिलहाल निधन हुआ है। ये चीफ जस्टिस रहे हैं किस हाई कोर्ट के मेरे भाई? सुप्रीम कोर्ट के तो ये जज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो इन्होंने काम किया है, लेकिन उससे पहले ये किसी हाई कोर्ट के जज भी रहे थे। तो किस हाई कोर्ट के थे? तो वो था आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट मेरे भाई, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। फॉर्मर एमएलए सीनियर बीजू जनता दल लीडर अनंत दास जी का निधन हो गया और इन्होंने किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया था 4 दफा उड़ीसा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के दौरान मेरे भाई? तो वो थी भोगराई। ओके, भोगराई, भोगराई। ओके, भोगराई। आखिरी सवाल, फिर बढ़ेंगे आज की न्यूज की तरफ। इंडिया का पार्टिसिपेशन रहा है 69th सेशन में कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन। ओके, इसका 69th सेशन रहा और इंडिया का पार्टिसिपेशन रहा। जो अन्नपूर्णा देवी है यहां पर, वो इंडिया का जो डेलीगेशन है उसको लीड कर रही है इस 69th सेशन में मेरे भाई, न्यूयॉर्क में। ये अपना करेक्ट है। ये जो सेशन है, ये जो बीजिंग डिक्लेरेशन है उसकी 14th एनिवर्सरी के दौरान है, नहीं 13th एनिवर्सरी के दौरान है मेरे भाई। CSW एक फंक्शनल कमीशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, नहीं मेरे भाई, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक काउंसिल रही थी उसका है ये। ओके, अगर याद हो मेरे भाई आपको, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक काउंसिल उसका ये भाग है दोस्त, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, ये इनकरेक्ट हो गया। द फोकस ऑफ द सेशन इज अ ग्लोबल प्रोग्रेस इन अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट। वीमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वलिटी के लिए इस इनिशिएटिव को मतलब अटैया इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, तो ECOSOC इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसका एक फंक्शनल कमीशन है CSW। तो राइट आंसर क्या बनेगा? पहला और चौथा मेरे भाई, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, पहले तो ये बताओ ये 20 सवाल कैसे लगे, मजा आया कि नहीं आया? रिवीजन भरपूर, क्वेश्चन जितनी भी न्यूज कल कवर करी थी सारे एमसीक्यू से, एक भी स्किप नहीं कर रहा। अगर आप 1 मार्च से 11 मार्च उठा के देखोगे ना, तो कोई भी ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन जितनी न्यूज कराई है उतने एमसीक्यूज ना मिले। हर दिन मेरे भाई न्यूज भी मिल रही है आपको, एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं। तो मेरी तरफ से आपको फुल टू रिवीजन मिल रहा है, मेरी तरफ से मेरे भाई फुल आपको कंटेंट मिल रहा है। बस अब आप अपने स्तर से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके डेली बेसिस पर रिवाइज कर लिया करिए। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी न्यूज पे भी आऊंगा। एक टेलीग्राम ग्रुप है जीए बाय आशीष गौतम, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। इसमें आपको 1,35,000 बच्चे मिलेंगे। इसमें हर दिन 3 बजे मेरे दोस्त क्विज होता है। जैसे आज जो मैं करंट अफेयर्स कराऊंगा उस पर 20 एमसीक्यूज दिन में फिक्स्ड है,
ओके 3 बजे होते ही होते हैं मेरे भाई। किसी दिन थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो वो एक अलग बात है, बट मान के चलना 99.99% एक्यूरेसी है, आपको 3 बजे क्विज मिलेगा, इसको जरूर किया करिए। बाकी दोस्त सुदर्शन बैच आप ज्वाइन करिए, 1 मिनट का समय लूंगा। जो बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट करें उनके पास सुदर्शन बैच होना चाहिए। इसमें हम गवर्नमेंट स्कीम 6 महीने के करंट अफेयर्स और प्रिंटेड पीडीएफ आपको दे रहे हैं। ओके और आपका टारगेट यहां पर यही होना चाहिए कि 6 महीने करंट अफेयर्स आपको सुदर्शन बैच से करने कंप्लीट। या मैं गवर्नमेंट स्कीम बजट सब कुछ कंप्लीट कर रहा हूं। ये आपका वॉरियर प्रो का भी पार्ट है। वॉरियर प्रो आपको इतने का पड़ेगा, ये आपको 700 का मिलेगा। Y160 आप कोड यूज कर सकते हैं। जो एसबीआई को टारगेट कर रहे हैं, इस एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है एसबीआई के लिए, टेस्ट गुरु, ये आपके पास होनी चाहिए मेरे भाई। इसमें 15 टेस्ट एसबीआई के, 10 यहां पर 15 एसबीआई पीओ के, 20 स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट और 15 मेरे दोस्त यहां पर आरबीआई और गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड है, जिसमें डेडिकेटेड गवर्नमेंट स्कीम और आरबीआई के टेस्ट रहेंगे। ये भी आप एनरोल कर सकते हैं। ओके सेम कोड Y160 आपको इसके लिए लगाना है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, आज की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। क्विज अड्डा 24/7 हमारा एप्लीकेशन तो इंस्टॉल करो, उस पर तो मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीए के डेली क्विज आते हैं दोस्त। अब जरा देखिएगा, जस्टिस जस्टिस जॉयमाला बागची, इनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया। ओके एंड ये सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे 2031 में जाके। ओके तो जो यूनियन गवर्नमेंट है इसने जॉयमाला बागची इनको जज बनाया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ है 34 मेरे भाई, 34। जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघवाल साहब, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था। तो कानून मंत्री का नाम याद रखना, अर्जुन राम मेघवाल एक नाम। दूसरा सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ 34 है, ये याद रखना। सुप्रीम कोर्ट में अभी जॉयमाला बागची इनको जज बना दिया गया है। ओके जस्टिस बागची ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे मई 2031 में जाके मेरे भाई। सलमान खान ने यहां पर GRM के साथ टाई अप किया है फॉर व्हीट फ्लोर कैंपेन। अब है क्या, एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करेंगे। सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर है यहां पर GRM ओवरसीज लिमिटेड के। ओके और 10X क्लासिक चक्की फ्रेश आटा है, इसके लिए मार्केटिंग करते हुए नजर आएंगे। ओके बैटर हाफ की बैटर चॉइस एक कैंपेन है, उसको ये लीड करते नजर आएंगे। मेरे लिए इतना गहराई से नहीं जाना, मुझे इतना याद रखना, GRM ओवरसीज लिमिटेड ने सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। MRF ने किसको बनाया, शुभमन गिल को। ओके विद्या बालन फेडरल बैंक हो गई। और मेरे दोस्त और कौन है यहाँ पर, दलजीत दोसांझ को लिवाइस ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और यहां पर शिखर धवन मेरे भाई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी ब्रांड एम्बेसडर। तो जो रिसेंट के ब्रांड एम्बेसडर है उनके नाम याद रख के चलो मेरे दोस्त। अगला होंडा कार इंडिया की बात करते हैं, इसने तकाशी नाकाजीमा इनको अपना प्रेसिडेंट सीईओ बनाया। तकाशी नाकाजीमा। ओके तकाशी नाकाजीमा, तो तकाशी नाकाजीमा होंडा कार इंडिया के अभी सीईओ बन गए, प्रेसिडेंट बन गए 1 अप्रैल से। और ये होंडा जो कार है ये जापान की है। किया पूछा गया था, किया किस देश की कंपनी है। किया मेरे भाई ये जो आप एक कंपनी देखते हो हुंडई, ओके उसी की सिस्टर कंपनी है ये साउथ कोरियन ब्रांड है मेरे दोस्त। ठीक है साउथ कोरियन, ये जरूर याद रखना, ये अक्सर पूछता है फलानी फलानी ब्रांड किस देश की है, तो ये आपकी साउथ कोरियन है। ओके नकाजीमा जो है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ताकुया सुमारा। ओके ताकुया सुमारा इनको रिप्लेस किया है। तो अपन ये याद रखें बना कौन है, किसको रिप्लेस किया है, फॉर्मर सेंट्रल बैंकर मार्क कार्नी। ओके ये कनाडा के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए, न कनाडा जस्टिन ट्रूडो की जगह पे। ओके मार्क कार्नी Canada's next prime minister after governing liberal party elected him as its leader। ओके इनको अपना इट्स लीडर मेरे दोस्त अपॉइंट किया। सिंपल शब्द में बोले तो कनाडा की प्राइम मिनिस्टर मेरे भाई नए कौन है, मार्क कार्नी। ओके किसकी जगह पे, जस्टिन ट्रूडो की जगह पे। मार्क कार्नी इससे पहले गवर्नर के तौर पे काम करे बैंक ऑफ कनाडा के, और इसके अलावा मेरे भाई फर्स्ट नॉन सिटीजन थे जिन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी लीड किया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड को लीड किया था। जहां तक मैं अगर सही हूं तो 2025 का जो G7 समिट है वो आपका कनाडा होस्ट करने जा रहा है, कनाडा। ओके 2025 का जो ब्रिक्स समिट है, ब्रिक्स ये ब्राजील होस्ट करने जा रहा है। बी फॉर ब्रिक्स, बी फॉर ब्राजील। 2025 का जो G20 समिट है इसको साउथ अफ्रीका होस्ट करने जा रहा है। ओके 2025 का जो क्वाड समिट है इसको अपना प्यारा भारत मेरे दोस्त होस्ट करने जा रहा है। ओके अब G7 की बात हो रही है तो G7 में कौन कौन से देश हैं, कनाडा है, यूएसए है, जापान है, इटली है, जर्मनी है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। ओके कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। कनाडा, यूएसए, जापान, इटली,
जर्मनी मेरे भाई, ब्रिटेन एंड फ्रांस। ओके, तो कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, याद रहेगा मेरे भाई। इसको याद ऐसे कर लेना, सूजी गैब्रिफ। मेरी एक मित्र है, उसका नाम है सूजी, मतलब गैब्रिफ नाम है उसका, गैब्रिफ। गैब्रिफ को सूजी का हलवा पसंद है, तो मैंने एक याद रख रखा है वैसे कि गैब्रिफ, आपको कोई बढ़िया और लगे उसको बना लो मेरे भाई, ठीक है, दोस्त नहीं, मतलब ट्रिक मेरे भाई। तो गैब्रिफ को सूजी का हलवा पसंद है। कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। अगला, असम ने कहा है कि वो खुद की सैटेलाइट लॉन्च करेगा। सोच लो कितनी बढ़िया सोच है मेरे भाई असम के मुख्यमंत्री की, खुद की सैटेलाइट। पहला स्टेट होगा मेरे भाई देश में जो खुद की सैटेलाइट लॉन्च करा, असम सेट लॉन्च करने जा रहा है। ओके, इन स्पेस के साथ बातचीत कर ली, इसरो के साथ बातचीत कर ली है मेरे भाई, खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। गजब 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 गजब। असम टू लॉन्च इट्स सैटेलाइट, ठीक है, इसकी बातचीत इसरो से चल रही है असम सेट प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो असम स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो खुद की सैटेलाइट असम सेट जल्दी लेकर आएगा। डेटा एक्सेस और मजबूत होगा, सोशो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स के लिए बॉर्डर सर्वेलेंस और बढ़ेगा। असम सेट सैटेलाइट मदद करेगा यहाँ पर एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, इन सभी में भी। ओके, अब ये जो सैटेलाइट होगी ये इन स्पेस के साथ और इसरो के साथ मिलकर मेरे दोस्त लॉन्च की जाएगी, इसके कोलैबोरेशन में। ये बात कही है यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा साहब ने। और असम का ही, असम फर्स्ट स्टेट होगा जो कि अपनी खुद की सैटेलाइट लेकर आ रहा है मेरे भाई, खुद की सैटेलाइट। बात समझ में आ रही है? बच्चों थोड़ा यार लाइव और लाइक का रेशियो बराबर करो यार, लाइक करना भूल जाते हो आप, जरा फटाफट से लाइक करो एक बार, फटाफट से मेरे भाई लाइक करो। आपके लिए एक होमवर्क का सवाल दे रहा हूं, आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज पे। ये जो 100 रुपए का नोट होता है, ठीक है, इसका कलर क्या है, इसका साइज क्या है और इसके पीछे क्या बना हुआ है? ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा मेरे भाई। कमेंट सेक्शन में आज सभी को आंसर करना है कि 100 रुपए का जो नोट होता है उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है और उसके पीछे क्या छपा हुआ होता है मेरे भाई। ओके, अगला, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप कर दी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ। क्या पार्टनरशिप करी है? कह रहे कि 1800 मेगावाट का एक पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट हम आपके यहाँ पर लगाएंगे। लगाइए भैया लगाइए, ठीक है। तो 1800 मेगावाट का पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के कोटपाली में लगेगा। कहां पर? कोटपाली में मेरे भाई। और एसजेवीएन लिमिटेड और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बीच में, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के बीच में एक समझौता हुआ है कोटपाली में 1800 मेगावाट का पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाने के लिए। ओके, अगला बढ़ते हैं। देखो अभी ये सिर्फ एक प्रपोजल है, ये जो न्यूज है ये अभी आधार नहीं है, ये प्रपोजल है दोस्त। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज की गई है टू एज अ रेगुलेटर फॉर नेशनल ट्रेडिंग एक्सचेंज। ये कहते हैं कि जो ट्रेडिंग एक्सचेंज, नेशनल ट्रेडिंग एक्सचेंज है, उसके लिए हम एक संस्था चाहते हैं, एक रेगुलेटर चाहते हैं, और उस रेगुलेटर के लिए गवर्नमेंट ने प्रपोजल किया है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। तो कोल मिनिस्ट्री ने अभी प्रपोजल किया है, प्रपोज किया है कि हम एक कोल ट्रेड एक्सचेंज सेटअप करेंगे। ओके, that will act as a competitive market for buying and selling of critical commodity। अब जो critical commodity है उनकी खरीदने के लिए, उनके बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पे काम करेगा मेरे भाई, एक मार्केट के तौर पे काम करेगा ये कोल ट्रेड एक्सचेंज। आगे इन्होंने बोला इसमें जो रेगुलेटर होगा वो COO होगा, यानी कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। दो चीजें क्लियर हो गई। कह रहा है हमें एक मार्केट प्लेटफॉर्म चाहिए खरीद और फरोख्त के लिए, क्रिटिकल जो क्रिटिकल कमोडिटी है उनके लिए। ओके, तो इसके लिए कोल ट्रेड एक्सचेंज बनेगा। कोल ट्रेड एक्सचेंज का रेगुलेटर कौन होगा? तो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये कोल मिनिस्ट्री के द्वारा प्रपोजल किया गया है। मिनिस्ट्री ने कहा है इसके लिए हमको जो माइंस और मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 है उसमें कुछ अमेंडमेंट भी करने पड़ेंगे। हमें ये कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है उसको इंसर्ट करना पड़ेगा, रूल्स फ्रेम करने होंगे। तो अभी ये प्रपोजल है, आगे लंबी कहानी है, बट अपने लिए तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्त, ठीक है। CWG फेडरेशन कॉमनवेल्थ, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ओके, कितना न्यूज में रहता है मेरे दोस्तों। CWG जो फेडरेशन नहीं है दोस्त, इसको रिब्रांड करके कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर दिया, इसका नाम बदल दिया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, ओके, इसने अभी अपना नाम बदल दिया, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर दिया है। मोर इन कॉमन एक ब्रांड कैंपेन के तहत। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये कॉमनवेल्थ जो गेम फेडरेशन है इसका नाम हो गया है आपका यहाँ पर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। ये जो अनाउंसमेंट रहा था कॉमनवेल्थ डे के दौरान रहा था, एक एनुअल सेलिब्रेशन होता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का, ठीक है। ये आपका 2 मार्च के 2 मंडे को रहा था,
मार्च का सेकंड मंडे, यानी कल की बात हो रही है मेरे भाई, कल यानी 10 मार्च की बात हो रही है। तो 10 मार्च को कॉमनवेल्थ डे रहा था, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का ये एनुअल सेलिब्रेशन रहा था। उस दौरान ही अनाउंसमेंट रहा था कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है उसका नाम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स होगा। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर याद रखना लंदन में है। ये पूछता वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर लंदन में मेरे भाई। ओके, तो जो 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले वो ग्लासगो में होने वाले हैं। ओके, ग्लासगो में, ये याद रखना। ओके, ग्लासगो होस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, 2026 से याद आया, 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला वो कहां पर होने वाला? फीफा, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ओके, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। नेक्स्ट, होम मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह साहब, इन्होंने सीआईएसएफ का जो रेजिंग डे है उसको, उसकी परेड को अटेंड किया था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहां पर? थक्कोलम में। ओके, तमिलनाडु के थक्कोलम में जो सीआईएसएफ का रेजिंग डे परेड रहा था उसमें बतौर चीफ गेस्ट कौन गए थे? अमित शाह साहब गए थे। ओके, तो ये जो सीआईएसएफ का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है ये आपका 10 मार्च को रहता है हर साल मेरे भाई। 10 मार्च को जो अपने गृह मंत्री हैं, जो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह साहब, उन्होंने इस 56th रेजिंग डे परेड को अटेंड किया था मेरे भाई। ओके, कहां पर एज ए चीफ गेस्ट? तो वो तमिलनाडु के थक्कोलम में, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स वहां पर रहा था। ओके, सिंपल, तमिलनाडु के थक्कोलम में बतौर चीफ गेस्ट गए थे। फिर रेजिंग डे 56 था, ये याद रखना, 10 मार्च को ये रहता है। इनके साथ एल मुरुगन साहब भी रहे थे और सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल रविंदर सिंह भट्टी भी रहे थे। ओके, अमित शाह साहब ने इस दौरान जो सीआईएसएफ की एनुअल मैगजीन है उसको भी रिलीज किया था, सेंटिनल को, सेंटिनल को। ओके, इस दौरान उन्होंने 10 लोगों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया, 2 लोगों को जीवन रक्षा मेडल दिया था और 10 को गैलेंट्री मेडल से भी सम्मानित किया था। मजा आ रहा है? बढ़िया लग रहा होगा ना? बस डेली बेसिस पे मेरे भाई जो मैं पढ़ाता चलता हूँ ना, पीडीएफ से रिवाइज जरूर करते चला करो। चलते फिरते घूमते मेरे दोस्त बैठते यहां पर, चलते फिरते रिवाइज करते रहा करो। रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो 3300 बच्चे चल रहे, लाइक 1700 चल रहे हैं। मैं बता रहा हूं मेरे भाई, मैं जल नहीं पीऊंगा, वैसे तो जल खत्म हो गया है, ठीक है, बट फिर भी नहीं पीऊंगा मेरे भाई जब तक लाइक नहीं करोगे। फटाफट करो। और एक सर हुआ करते थे, वो बोलते थे जोड़ो 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 मेरे भाई, आगे बोलते थे जोड़ो, बच्चों को जोड़ो, ठीक है। जब तक जल नहीं पीऊंगा, जब तक इतने बच्चे नहीं हो जाएंगे। मैं भी नहीं पीऊंगा मेरे भाई, मैं चाकर नहीं पी सकता। फटाफट फटाफट लाइक करो। ओके, एक न्यूज है 54th नेशनल सेफ्टी वीक, इसको ऑब्जर्व किया गया था। सेफ्टी एंड वेलबींग इसका थीम रहा है, सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत इसका विषय रहा था। ओके, तो जरा देखिएगा, 54th नेशनल सेफ्टी वीक 4 से लेकर 10 मार्च के बीच में रहा। एडिशन याद रखो, कब से कब तक रहा वो याद रखो, ठीक है। ये कहते हैं जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसके बारे में अवेयरनेस के लिए ये डे बनाया गया था। इस वर्ष इसका जो थीम था वो था सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। ओके, विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण, ये इसका विषय रहा था, ठीक है। आगे, क्लासिकल सिंगर गारी मेला बालकृष्णन प्रसाद नहीं रहे। मोदी जी ने भी दुख दर्द व्यक्त किया है मेरे भाई। गारी मेला बालकृष्णन प्रसाद साहब क्लासिकल सिंगर थे, फॉर्मर अस्थाना विद्वान। ओके, गारी मेला बालकृष्णन साहब, इनका निधन हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो नाम जरूर याद रखना। और देखो ऑब्ituary जब भी आती ना, एटलीस्ट इतना कोशिश करो कि पर्सन जिसका देहांत हुआ किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो ये याद रखना, क्लासिकल सिंगर। ओके, ये सिंगर थे और क्लासिकल सिंगर थे। पूछ लेगा ये किस क्षेत्र से संबंधित है, स्पोर्ट्स से थे, कि स्पोर्ट्स में भी किस स्पोर्ट्स से थे। एक एक्स अगर व्यक्ति का निधन हुआ है, किसी और का निधन हुआ हो सकता है मेरे भाई, ये पूछ ले कि अच्छा इस पॉलिटिकल पार्टी, किस पॉलिटिकल पार्टी से थे, कहां से वो एमएलए एमपी रहे, ऐसे करके भी। ओके, एक किताब इसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्वर्सेशन विद पावर। ओके, अ कन्वर्सेशन विद पावर, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं इनका नाम है गौतम भाटिया मेरे भाई। ओके, गौतम भाटिया। क्लियर दोस्त? डन। ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा आज का करंट अफेयर्स। ओके, मैं आपको अपना शेड्यूल बता दे रहा हूँ। इस बैच में हम एसबीआई क्लर्क मेंस बैच में, ठीक है, सुदर्शन बैच में, वॉरियर बैच में
अभी 10 बजे मुलाकात कर रहे हैं और 10 से 11:30 मेरे भाई हम लोग फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। मैंने कमिटमेंट किया था कि ट्यूसडे थर्सडे हम लोग फरवरी करेंगे और सैटरडे इसमें मार्च मंथ, तो दोनों महीने, क्योंकि एसबीआई क्लर्क नेक्स्ट मंथ लगा हुआ है तो हम लोग फरवरी और मार्च पे भी पूरा फोकस करेंगे मेरे भाई। ये नजदीक के महीने जनवरी फरवरी मार्च सुपर इंपॉर्टेंट है, तो आप तुरंत जाकर इसको एनरोल करो। इसकी पहली क्लास हो चुकी है, फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग दी जा चुकी है, फर्स्ट क्लास की पीडीएफ आपके पास पहुंच गई है। ओके, सेकंड क्लास मेरे भाई 10 बजे शुरू होगी, प्लीज इसको मिस मत करना। ये 6 महीने का मैं कह रहा हूं करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। समझ लो, डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो रास्ता तो पूरा तय करना पड़ेगा। तो अभी जाके तुरंत की तुरंत वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप इस सुदर्शन बैच को ज्वाइन करो, फर्स्ट क्लास कंप्लीट करो मेरे भाई। फर्स्ट क्लास कंप्लीट करने के बाद 10 बजे मेरे साथ जुड़ो, जिसमें कि हम लोग फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स पूरे कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, इसके लिए आपको करना क्या होगा, अड्डा 24/7 हमारी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन में राइट साइड आप स्टोर में जाएंगे, स्टोर में जाने के बाद आप लाइव क्लास में जाएंगे, लाइव क्लास में जाने के बाद आप Y168 कोड लगाएंगे, प्लस आप कॉइन सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको फाइनल प्राइस 700 दिखाएगा और ये फाइनल प्राइस 1420 दिखाएगा मेरे भाई। ओके, और आप इसको एनरोल कर लेंगे। अब जैसे एनरोल कर लेंगे इसके बाद यहीं पर स्टोर के बगल में एक ऑप्शन आता है माय कंटेंट का। माय कंटेंट में जाकर आप सुदर्शन टाइप करेंगे मेरे भाई, आपको बैच मिल जाएगा, बैच दिख जाएगा, आप उसमें क्लास कर सकते हैं। ओके, वॉरियर का फायदा ये है कि वॉरियर में आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए भी बैच मिल रहा है, इसमें मंथली करंट अफेयर्स बैच भी है, इसमें मेरे दोस्त आपके एमसीक्यू बैच भी, प्लस इसमें मेरे भाई आपका मंथली मॉक टेस्ट भी है। चार मेरे दोस्त टेस्ट मिल रहे हैं आपको हर महीने के इसमें। ओके, तो मेरा सजेशन है कि वॉरियर प्रो लेना, क्योंकि 24 महीने वैलिडिटी है, आगे भी काम आएगा। इसमें आपको सुदर्शन बैच मिल रहा है, बट जो नहीं अफोर्ड कर सकते बच्चे वो सुदर्शन बैच के साथ जा सकते हैं। एंड दिस इज 100% रिफंडेबल। आपके सिलेक्शन के बाद आपकी 100% फी रिफंड की जाएगी मेरे भाई। ओके, ये इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट गुरु है, जो एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज हम लोगों ने जनवरी 10 को लॉन्च की थी, जिसमें हम 15 टेस्ट एसबीआई क्लर्क के दे रहे हैं, जीए के 15 टेस्ट मेरे दोस्त हम लोग एसबीआई पीओ के इसमें जीए के दे रहे हैं। यहाँ पर 15 टेस्ट आपको आरबीआई और गवर्नमेंट स्कीम के दे रहे हैं। ये टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये तो टेस्ट है जो आरबीआई रिलेटेड है, जो आरबीआई रिलेटेड न्यूज है, गवर्नमेंट स्कीम है, उसके टेस्ट आपको यहां पर मिल रहे हैं और 20 आपको स्टेटमेंट बेस्ड टेस्ट आपको यहां पर मिल रहे हैं। जिन बच्चों के पास टेस्ट लो अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा मेरे भाई। ओके, जिन बच्चों ने कल क्लास ली थी वो जरा अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ओके, कोड आपको याद रखना है Y168 मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।